तो देखिए आपका जो वन डायमेंशनल मोशन चल रहा था, उस वन डायमेंशनल मोशन में जो मेरी नेक्स्ट हेडिंग है वो है रिलेशन। रिलेशन में मुझे क्या देखना पड़ता है, जैसे कि आपने टर्म सुने होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया। एक नया टर्म है जो तुम लोगों के एग्जाम में अब आने शुरू हो चुका है, उस नए टर्म को बोला जाता है जर्ट। जर्ट की हिंदी होती है झटका, तो आप जर्ट कहिए या झटका कहिए, एक ही बात है। फिर से मैं बता दूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और जर्ट के बारे में सारी की सारी बातें समझनी है। ये हेडिंग से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं ये हेडिंग स्टार्ट करता हूं। हेडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से शोट करूंगा। किससे शोट किया जाएगा? एस से। वेलोसिटी को वी से शोट किया जाएगा, और एक्सेलेरेशन को ध्यान रखिएगा ए से शोट किया जाएगा। और जबकि अगर बात मैं करता हूं कि बताइए आपका जो जर्ट होगा उस जर्ट को किससे शोट किया जाएगा, तो कह देना जे से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, वेलोसिटी वी हो गई, त्वरण ए हो गया और जर्ट तुम्हारा जे हो गया। अब आगे भी थोड़ी कहानी सुनिए। मुझे यह समझना पड़ता है इस पूरे हेडिंग में कि किस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है या किस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इसका जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन कराते हैं, मतलब अवकलन कराते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी मिलेगा। विस्थापन का अवकलन कराने से वेग मिलता है, वेग का अवकलन कराने से त्वरण मिलता है, और त्वरण का ध्यान रखना डिफरेंशिएशन कराने से जर्ट मिलता है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी ना मैंने, ये ऊपर वाली लाइन, ये डिफरेंशिएशन वाली लाइन है। पहले इस बात को समझ लीजिए। मतलब कहने का ये है कि अगर विस्थापन का आप डिफरेंशिएशन कराते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे, जितने भी इंटीग्रेशन होंगे, जो यहाँ फॉर्मूले बनेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विस्थापन का अगर अवकलन कराया जाएगा, डिफरेंशिएशन कराया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन त्वरण का डिफरेंशिएशन हमारा जर्ट होगा। अब सवाल यह है कि अगर सर वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन हटाके, सॉरी विस्थापन का एक बार डिफरेंशिएशन हटाके दो बार कराया, तो विस्थापन का एक बार डिफरेंशिएशन हटाओगे तो वेग मिलेगा, लेकिन दो बार अवकलन करा दिया जाएगा डायरेक्ट तो त्वरण मिलेगा, एक और बार यानी तीन बार अवकलन करा दिया जाएगा तो जर्ट मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से ये सीधी वाली लाइन आपकी वैलिड है, उसी तरीके से ध्यान रखना इसकी अपोजिट वाली लाइन भी वैलिड है। अपोजिट वाली लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं जर्ट का इंटीग्रेशन करा देता हूं, इंटीग्रेशन समाकलन, तो त्वरण मिलेगा, त्वरण का इंटीग्रेशन कराता हूं तो वेग मिलेगा, और वेग का इंटीग्रेशन कराता हूं तो मुझे विस्थापन मिलेगा। तो ऊपर वाली जो लाइन है ना, वो मेरे डिस्प्लेस में डिफरेंशिएशन शो करती है, और ये जो नीचे वाली लाइन है आपका, ये इंटीग्रेशन शो करती है। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। विस्थापन का एक बार अवकलन कराओगे वेलोसिटी मिलेगी, विस्थापन का दो बार अवकलन कराओगे त्वरण मिलेगा, विस्थापन का तीन बार अवकलन कराओगे जर्ट मिलेगा। वेलोसिटी का एक बार अवकलन कराओगे त्वरण मिलेगा, वेलोसिटी का दो बार अवकलन कराओगे जर्ट मिलेगा, त्वरण का एक बार अवकलन कराओगे जर्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यही टर्म इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा। मतलब जर्ट का इंटीग्रेशन त्वरण होगा, त्वरण का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। बोलो भाई, पहले सबको इतनी बात सबको समझ आ रही ना। अब मुझे करना क्या है, इसमें फॉर्मूले बनाने हैं। तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे वेलोसिटी पता करनी है, तो अगर सर वेलोसिटी पता करनी है तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया ना, इसका डिफरेंशिएशन करा दो, डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करा दीजिए, यानी ds अपॉन dt निकाल दीजिए, तो सर ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो ds अपॉन dt मैंने निकाल दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैंने अवकलन करा दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा पहला फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का v बराबर ds अपॉन dt। ds अपॉन dt एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट का अवकलन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सर वेलोसिटी होगा। और फॉर्मूले सुनिए, अब सवाल ये है कि सर एक बार आपने डिस्प्लेसमेंट का अवकलन कराया तो वेलोसिटी मिला, एक और बार डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करा देते, मतलब आप यहां पर d2s अपॉन dt2 लिख देते, तो श्योर ये आपका बन जाता है एक्सेलेरेशन, श्योर ये बन जाता है आपका एक्सेलेरेशन। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का दो बार अवकलन कराया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर ये एक्सेलेरेशन बन जाएगा। उसी तरह से एक और फॉर्मूला भी बनाया जा सकता था, वो फॉर्मूला ये बन सकता था कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट आया ना, इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करा दो, तो तीन बार डिफरेंशिएशन कराओगे तो जर्ट मिल जाएगा, जर्ट। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या है जर्ट, तो कहोगे अगर जर्ट की बात करते हैं तो जर्ट का फॉर्मूला हो जाएगा d2s। d2s क्यों?
d3s अपॉन dt3 बराबर j। सर ये है जर्ट। तो ये आपको जर्ट के बारे में पता चल गया कि सर अगर जर्ट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के पदों में, वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, और जर्ट निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, आप थोड़ा सा बातें और समझते हैं, कुछ और बातें भी समझ लेते हैं, कुछ और बातें जैसे कि सर आपने ये विस्थापन के बारे में मुझे बताया, इसी तरह से जरा वेलोसिटी के बारे में बताइए क्या होगा। तो कहोगे सर वेलोसिटी का यदि डिफरेंशिएशन कहोगे तो क्या दो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का, तो dv बाई dt। तो बताइए वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कराया तो मिलेगा एक्सेलेरेशन, एक बार डिफरेंशिएशन कराया तो मिलेगा एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन a बराबर हो जाएगा dv बाई dt, है ना। और वेलोसिटी का एक और बार अवकलन करा दीजिए, एक और बार डिफरेंशिएशन करा दीजिए, मतलब d2v अपॉन dt2 निकालिए। तो d2v अपॉन dt2 निकाला जाएगा मेरे दोस्त, तो ये जर्ट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का एक बार अवकलन कराया तो एक्सेलेरेशन मिला, वेलोसिटी का दो बार अवकलन कराया तो जर्ट मिला। सेम चीज मुझे इसके लिए बतानी पड़ेगी, एक्सेलेरेशन के लिए बतानी पड़ेगी। तो बताइए अगर एक्सेलेरेशन का मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करा दूं एक्सेलेरेशन का, तो एक्सेलेरेशन का यदि एक बार डिफरेंशिएशन कराएगा मतलब da अपॉन dt निकाला जाएगा, तो सर da अपॉन dt क्या मिलेगा, जर्ट मिलेगा। da अपॉन dt क्या मिलेगा, जर्ट मिलेगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने डिफरेंशिएशन के पदों में बनाए। इंटीग्रेशन के पदों में जब भी मुझे बनाना होगा मैं डायरेक्ट बना लूंगा, अभी देखिएगा कैसे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के इतने फॉर्मूले हैं, रटना नहीं है, समझना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की पहले बारी आई तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार अवकलन, वेलोसिटी दो बार अवकलन, एक्सेलेरेशन तीन बार अवकलन, जर्ट। वेलोसिटी का एक बार अवकलन, एक्सेलेरेशन दो बार अवकलन, जर्ट। और एक्सेलेरेशन का एक बार अवकलन समय के सापेक्ष, जर्ट। अब मैं यहां पर इनके मात्रक की बात कर लेता हूं। मात्रक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रक बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूं, विस्थापन। अगर कोई पूछे विस्थापन का मात्रक क्या होगा तो सबको पता है मीटर। अगर मैं इसको डायमेंशन पदों में लिखूं तो एल लिखूंगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन के पदों में लिखूं तो एल टी माइनस वन, क्योंकि टी माइनस वन ऊपर जाएगा। और एक्सेलेरेशन का अगर मैं मात्रक लिखूं क्या होगा, तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बाय द वे मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो सर बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो होगी एल टी माइनस टू। चेक करते जाना। और अगर मैं बात जर्ट की करता हूं तो जर्ट में देखिए एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम आया ना, जर्ट में क्या आया, एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम डी बाई डी टी। तो कंफर्म इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। और यदि मैं इसकी डायमेंशन पूछूं कि बताओ मेरे दोस्त इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो कह देना एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री। बोलो बात सबको क्लियर है ना। तो पहले तो आप मात्रक को याद करने का तरीका सुनिए। विस्थापन का मीटर है तो वेग का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जल का मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है ना। अब कुछ और फॉर्मूले सुनिए। ये फॉर्मूले तो भाई सबको याद हो रहे होंगे, काफी बढ़िया फॉर्मूले। आगे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये जो एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला है ना, इसको एक और पदों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को एक और पदों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं क्या। ये बताओ, ये एक्सेलेरेशन ए को ऊपर यदि मैं dx का मल्टीप्लाई हटा दूं और नीचे भी dx का मल्टीप्लाई हटा दूं, लेकिन dx को मैं फिट करूं वेलोसिटी के साथ। ठीक है, थोड़ा गौर से देखिए मैंने क्या किया, dv बाई dt में ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई हटा दिया। अच्छा, ये लिखा जा सकता है तो थोड़ा गौर से देखिए, ये जो आपका dx बाई डी, पहले ये बताओ ये dx बाई dt क्या बनेगा, तो dx बाई dt सर वेलोसिटी बन जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा वेलोसिटी और dv बाई dx। तो a का एक ये भी फॉर्मूला होता है, a का एक ये भी फॉर्मूला होता है कि a बराबर v इंटू dv बाई dx, a बराबर v इंटू dv बाई dx। तो भाई इतने ढेर सारे फॉर्मूले मेरे सामने बन चुके हैं, सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर से ये वाला फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तुम्हारे एग्जामों में बस यही वाला फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जा रहा है। यह वाले फॉर्मूले की खास बात यह है कि इसमें जब a बराबर v इंटू dv बाई dx लिखा है तो इसमें जो v का डिफरेंशिएशन हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है। तो a बराबर v इंटू dv बाई dx, वैसे बाकी सब में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब थोड़ा एक बात और सुनो,
इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अगर मैं इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करूं तो मुझसे क्वेश्चन ये आता है कि बताओ इस डायग्राम की स्लोप क्या होगी, इस डायग्राम का एरिया क्या होगा, इस डायग्राम की स्लोप क्या होगी, इस डायग्राम का एरिया क्या होगा। ये डेफिनेटली मुझसे पूछा जाता है। ठीक है, तो स्लोप और एरिया को समझने के लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, थोड़ा सा आपको बैकअप दे देता हूं किसी चीज को समझाने का, ताकि आप लोग उस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ये मानी मैंने वाई एक्सिस, ये मानी मैंने एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मेरा कोई कर्व है। ये मान लीजिए मेरा कोई कर्व हो गया, कोई भी कर्व मान सकते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर अगर मैं इस कर्व के नीचे का ये जो एरिया है, नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, या एरिया होगा क्या और स्लोप क्या होगी, है ना। तो मैंने क्या किया कि अपनी तरफ से कोई कर्व मान लिया है, ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, और मैंने आपसे पूछा कि इस कर्व के नीचे का एरिया और इसकी स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हो। तो मुझे दो चीजें बतानी है इसके बारे में, एक तो स्लोप बताना, दूसरा एरिया। तो जब भी कभी बात मैं स्लोप की करूंगा कि क्या होगी सर इसकी स्लोप, तो पहले बताओ वाई एक्सिस में तुमने किसको लिया है, वाई को, तो स्लोप हो जाएगी सर डीवाई बाई डी एक्स, स्लोप हो जाएगी डीवाई बाई डी एक्स। आप लोग मैथ में पढ़ा भी तो करते हो, y बराबर इतना है तो बताओ स्लोप कितनी है, तो डिवाई अपॉन डीएक्स ही तुम निकाला करते हो। तो स्लोप हमेशा ध्यान रखना डिवाई बाई डीएक्स होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये नीचे का जो एरिया है, ये नीचे का एरिया, किसी भी कर्व के नीचे का ये एरिया बताइए क्या होता है। तो जब भी कभी नीचे के एरिया की बात की जाती है तो हमेशा ये ध्यान रखना नीचे का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। मतलब वाई एक्सिस में जो भी पैरामीटर हो वो यहां रखिए, इंटीग्रेशन डीएक्स कर दीजिए, एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर, ये जो आएगा ये नीचे का एरिया होगा, और स्लोप कोई पूछे तो डीवाई बाई डीएक्स। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, इसी में एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कह दे रहा हूं कि मैंने एक कर्व खींचा, और ये कर्व है मान लीजिए पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। हालांकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो जरूर पढ़ाया जाएगा, श्योर एकदम। तो यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास एक ये कोई कर्व है, और इस कर्व के नीचे का ये जो एरिया है, इस कर्व के नीचे का एरिया आपको बताना है, इस कर्व के नीचे का ये एरिया मैंने मान लिया। तो दो चीजें इसमें बतानी है कि बताइए सबसे पहले स्लोप क्या होगी और स्लोप कैसे रिप्रेजेंट होगा, और बताइए नीचे का जो एरिया होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। दोनों चीजें बतानी है कि स्लोप और एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो पहले ये बताओ जो स्लोप होती है वो क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। मतलब वाई में जो है वो ऊपर रखिए डी के साथ, और एक्स में जो है वो नीचे रखिए। यहां वाई में क्या है, प्रेशर है ना, वाई में क्या है, प्रेशर है। तो बताइए स्लोप को क्या मैं डीपी बटे डीवी ऐसा भी तो लिखा जा सकता है भाई। वाई में पी है इसलिए वाई की जगह पी, एक्स में वी है इसलिए एक्स की जगह वी, तो डीपी बटे डीवी बनेगी स्लोप। और अगर एरिया पूछा जाता तो एरिया हो जाता है इंटीग्रेशन, देखो वाई डी एक्स, तो वाई में क्या है पी है, और एक्स में क्या है, एक्स में देखिए वी है, तो इंटीग्रेशन पी डी वी, सर ये एरिया होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि इंटीग्रेशन पी डीवी का मतलब पी वाई में लिया गया होगा और एक्स में वी, और डीवाई बाई डी एक्स मतलब डीपी बाई डीवी, क्योंकि पी को तुमने वाई में लिया है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लो कि कहां मुझे स्लोप स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा और नीचे वाले एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब एक और बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आप याद कर लो। पहले तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, देखो भाई आपका मैं इतना मजबूत कर दूंगा, तगड़ा कर दूंगा, आप बिलीव भी नहीं मान पाओगे। सोचना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये जो स्लोप है ना वो डीवाई बाई डी एक्स है, यानी स्लोप निकालते समय तुमने डिफरेंशिएशन कराया। क्या कराया, डिफरेंशिएशन कराया। तो इसको याद कर लो पहले तो कि स्लोप निकालते समय तुमने क्या कराया, तो ध्यान रखना स्लोप निकालते समय तुमने डिफरेंशिएशन कराया है। और अगर पूछा जाए एरिया निकालते समय तुमने क्या कराया है, तो ध्यान रखना एरिया निकालते समय तुमने इंटीग्रेशन कराया है। पहले इस बात को याद कर लो कि स्लोप निकालते समय तुमने डिफरेंशिएशन कराया है, जबकि एरिया निकालते समय, एरिया इंटीग्रेशन में आया, एरिया निकालते समय इंटीग्रेशन कराया है। ठीक है, चलो फिर अब यहां से कहानी देखिए शुरू हो जाएगी। अब यहां से कहानियां शुरू हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। मैंने देखिए यहां पर
दो टर्म लिए हैं, इन दोनों टर्म की चर्चा की जाएगी, इन दोनों टर्म की चर्चा की जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जो टर्म है मैंने मान लिया कि सर ये टर्म है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच, और ये वाला जो टर्म है सर ये टर्म है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच। दोनों की मुझे एनालिसिस बतानी है कि सर इसका एरिया स्लोप क्या दे रहा, इसका एरिया स्लोप क्या दे रहा। तो पहला टर्म है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यानी वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया जबकि एक्स एक्सिस में टाइम लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लिया जाता है, हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि जो टाइम होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, समय किसी पर निर्भर नहीं करता। बताओ क्या तुम कभी कह सकते हो समय के ए समय रोको थोड़ा मैं खाना खा लूं, क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता ना, समय कभी किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो कहा जाए कि सर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मैंने डायग्राम दिखाया, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम सर ऐसे आया, ये आया, तो तुम्हें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा इसके जो नीचे का ये एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा स्लोप क्या होगा। उससे पहले कुछ चीजें एक बार माइंड में रिवाइज करो। एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है और स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, पहले तो ये याद करो। फिर ये याद करो डिस्प्लेसमेंट का आउटलाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी का आउटलाइन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का आउटलाइन जर्क, जर्क का इंटीग्रेशन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इतनी चीज याद हो रही। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि सर सबसे पहले बताओ एरिया क्या देना, या एरिया ना निकालना हो तो पहले स्लोप ही निकाल लो। तो पहले बताओ स्लोप का मतलब क्या होता है? सर स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx, तो स्लोप हो जाएगा सर ds अपॉन dt। भाई विस्थापन तो ds है, तो ds अपॉन dt क्या हुआ? आउटलाइन ही तो हुआ। बताओ डिस्प्लेसमेंट का आउटलाइन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का आउटलाइन क्या होता है? फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का आउटलाइन होता है वेलोसिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप मतलब ds बाई dt वेलोसिटी देता है। लेकिन ds बाई dt भी लिखे जो उतरी, स्लोप का मतलब आउटलाइन, और आपको पता है विस्थापन का आउटलाइन वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी दे रहा श्योर है एकदम। अब इसी तरह से बताइए इसका क्या निकाला जाएगा? सर इसका निकाला जाएगा एरिया। तो पहले बताइए एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है y dx, और y में तुमने s लिया हुआ है, s लिया हुआ है, जबकि डिस्प्ले x एक्सिस में टाइम लिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन s dt। अब थोड़ा सोचो, मैंने आपको यह बताया विस्थापन का आउटलाइन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विस्थापन है, लेकिन क्या विस्थापन का इंटीग्रेशन हुआ था? क्या नहीं भैया, विस्थापन का आउटलाइन हुआ था। समझिए ध्यान से, विस्थापन का आउटलाइन हुआ था, केवल विस्थापन का इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं था ना। तो जब विस्थापन का इंटीग्रेशन करोगे तो कहोगे सर कोई भी पैरामीटर नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, ये क्वेश्चन श्योर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, सर ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगले में मैंने आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम दिखाया है, तो ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम है, मैं बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम है, और मैं आपसे कह दिया कि सर मान लीजिए इसका ये जो नीचे का एरिया है, ये एरिया, तो आप बताइए कि ये एरिया और इसकी स्लोप क्या देगी। तो यहां पर जो डायग्राम मैंने खींच रहा हूं वो डायग्राम खींच रहा हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस यदि टाइम डायग्राम खींचा जा रहा है तो दो चीजें निकालनी होगी यहां पर भी। एक तो मुझे निकालनी पड़ेगी स्लोप, और दूसरा मुझे निकालना पड़ेगा एरिया, दूसरा मुझे निकालना पड़ेगा एरिया। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर स्लोप क्या होती है? स्लोप तो dy अपॉन dx होती है, लेकिन y में तुमने लिया हुआ है v को, इसलिए dv बाई dt, सर ये स्लोप होगी, श्योर है dv बाई dt स्लोप होगी। लेकिन अगर पूछा जाए एरिया क्या होता है, भैया एरिया इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन y dx, लेकिन y में तुमने v लिया हुआ है इसलिए v dt, इंटीग्रेशन v dt। तो जल्दी से बताइए ये टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा? तो भैया dv बाई dt ना, यानी वेलोसिटी का आउटलाइन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का आउटलाइन यदि टाइम के सापेक्ष करोगे तो सर ये एक्सेलेरेशन के बराबर आ जाएगा, त्वरण के बराबर आएगा, श्योर एकदम। और ये क्या है सर? ये इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट का आउटलाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो सर कंफर्म ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब विस्थापन होगा, क्योंकि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन भी कुछ ना कुछ देगा जो कि विस्थापन होगा,
और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन भी कुछ ना कुछ देगा जो कि त्वरण होगा। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार बोलिए क्योंकि यही सबसे खास है। स्लोप अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप क्या होती है, तो स्लोप हमेशा दाना त्वरण होती है, क्योंकि स्लोप का मतलब आउटलन होता है और स्लोप का मतलब आउटलन, तो आउटलन त्वरण है। और एरिया पूछा जाए तो एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन सर विस्थापन है, ठीक है ना। चलिए 2 डायग्राम मेरे खत्म होते हैं, इसके बाद अगला वाला डायग्राम। अब अगले वाले डायग्राम को भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से डील किया जाएगा। इस वाले डायग्राम में भी मैं लेके चल रहा हूं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो चुका है। अब अगला जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम खींचूं, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम है और मैंने इसका नीचे का एरिया भी बना दिया, ये एरिया नीचे बना दिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो मुझे फिर वही 2 चीजें बतानी पड़ेगी। सर एक तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा और दूसरा इसका बताइए कि एरिया क्या होगा, स्लोप और एरिया। तो पहले मैं स्लोप की बात कर लेता हूं। तो स्लोप का मतलब तो dy/dx होता है, लेकिन y में तुमने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो स्लोप हो जाएगा सर dA/dt। और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन a/dt, है ना, y dx होता है। तो भाई एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन का आकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद करो एक्सेलरेशन का आकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जर्ट होता है, तो श्योर ये जर्ट दे रहा। और अगर इंटीग्रेशन a/dt की बात करते हैं, बताइए अब इंटीग्रेशन है ना, तो वेलोसिटी का आकलन एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन वेलोसिटी, तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी, यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एरिया कह रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप मतलब आउटलन, तो एक्सेलरेशन आउटलन जर्ट, एरिया मतलब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन मतलब वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप जर्ट देती है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया सर वेलोसिटी देता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में मेरे जो डायग्राम खींचा जाएगा, अब वो खींचा जाएगा जर्ट वर्सेस टाइम के बीच, जर्ट वर्सेस टाइम के बीच। अगर जर्ट वर्सेस टाइम के बीच मैं ग्राफ खींचूं, तो मान लीजिए सर ये रहा ग्राफ, तो अगर मुझे इसके नीचे का एरिया बनाना हो तो इसके नीचे का एरिया क्या होगा, तो सर ये एरिया रहा। फिर 2 चीजें मुझे बतानी पड़ेगी, एक तो बताना पड़ेगा इसका स्लोप बताना पड़ेगा जो कि होगा जर्ट का डिफरेंशिएशन यानी dJ/dt, और दूसरी चीज मुझे बतानी पड़ेगी इसका एरिया, और एरिया होता है इंटीग्रेशन y dx, तो इंटीग्रेशन y में है j और dx मतलब dt। अब सोचो पहले ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो सुनो विस्थापन का आकलन वेलोसिटी का आकलन एक्सेलरेशन का आकलन जर्ट, लेकिन जर्ट का आकलन कुछ नहीं होता, यानी ये वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जर्ट का इंटीग्रेशन जरूर होता है। याद करो जर्ट का इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ही तो है एरिया, तो कन्फर्म ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चारों डायग्रामों के बारे में याद होना चाहिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी देगा, इंटीग्रेशन कुछ नहीं देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप मतलब आउटलन एक्सेलरेशन देगा, लेकिन एरिया जिसको इंटीग्रेशन भी कह सकते हो सर वो विस्थापन देगी। इसी तरीके से आपको ये सारे टर्म याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए जो मेरी अगली हेडिंग है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मुझे ये समझना है कि गति के समीकरण क्या होते हैं और इनका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। एप्लीकेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात साइन कन्वेंशन, तीसरा साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा। तो देखिए भाई इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे गति के समीकरण समझने हैं, तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण जो कि न्यूटन ने दिए थे 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, तीनों समीकरण के होते हैं। जो सबसे पहला वाला समीकरण होता है गति का पहला समीकरण वो होता है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये गति का सबसे पहला समीकरण है। सबसे पहला समीकरण गति का v बराबर u प्लस at है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले मैं तीनों समीकरण लिख देता हूं। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण पूछा जाए तो ध्यान रखना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। और अगर मैं तीसरे समीकरण की बात करता हूं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के भाई ये 3 समीकरण होते हैं,
तीनों समीकरणों का यूज किया जाता है सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन मैं इन तीनों समीकरण के एप्लीकेशन के बिना भी सवाल को सॉल्व कर सकता हूं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि मुझे पहला वाला समीकरण कब लगाना है। पहला वाला समीकरण तब लगाना है जब सवाल में दूरी का जिक्र ना हो। दूरी का जिक्र ना हो तो पहला वाला समीकरण लगाना। देखो भाई, बहुत सारे लोग सीधा सीधा याद करते, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं पहला वाला समीकरण तब लगाना है जब वेलोसिटी भी दिया जाए, अंतिम वेलोसिटी भी दी जाए, प्रारंभिक भी दी जाए, एक्सेलरेशन भी दिया जाए, टाइम भी दिया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहला वाला इक्वेशन भाई तब लगाओ जब दूरी ना दी जाए। दूरी नहीं दी रही, दूरी पे जिक्र ही नहीं हो रहा, मत लगाओ पहला वाला, मतलब पहला वाला लगाओ। और दूसरा वाला कब लगाना है? दूसरा वाला तब लगाना है समीकरण जब आपको अंतिम वेलोसिटी का कोई जिक्र ना हो। अंतिम वेलोसिटी नहीं पता तो दूसरा वाला मत लगाइए, और जब टाइम के बारे में कोई सिचुएशन ना दी गई हो, टाइम नहीं दिया, तो तीसरा वाला लगाओ। क्लियर है ना? तो पहला वाला तब लगाइए जब दूरी का जिक्र ना हो, दूसरा वाला तब लगाइए जब अंतिम वेलोसिटी का जिक्र ना हो, और तीसरा वाला तब लगाइए जब हमारे टाइम का जिक्र ना हो। आगे बात सुनिएगा, ये तीनों फॉर्मुलों में से जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा मैं एक बार और लिखूंगा। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला S बराबर है ना, इस S बराबर को U प्लस V बटे 2 इंटू टाइम T भी लिखा जा सकता है। ये मैंने दूसरे वाले समीकरण का एक और रूप लिख दिया, U प्लस V बटे 2, U प्लस V बटे 2 एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब एक बात बताओ, जब भी कभी वेलोसिटी बदलती है, मान लीजिए प्रारंभिक वेलोसिटी U है, अंतिम वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बटे 2। और जब u प्लस v बटे 2 करोड़े मेरे दोस्त, u प्लस v बटे 2, तो वो एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुझे दूरी पता चल जाएगी, है ना। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, ये फॉर्मूले में v बराबर u प्लस 80 रख दो, तो जैसे ही यहां पर v बराबर u प्लस 80 रखोगे ना, तो ऊपर वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक, आगे कुछ और कहानी सुनिए, कुछ और कहानी सुनिए। मैं आपको पहले बता दूं इसमें सारे पैरामीटर है क्या। जैसे कि मैं आपसे पूछूं u क्या है? प्रारंभिक वेलोसिटी। v क्या है? अंतिम वेलोसिटी। v क्या है? अंतिम वेलोसिटी। t क्या है? तो ध्यान रखना, t तो बोला जाता है टाइम, और a क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन दिक्कत यहां आती है जब आपसे पूछा जाता है ये s क्या है? s क्या है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये जो s होता है ना, ये दूरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ये s एक्चुअली में विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब मैं एक ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ता हूं, ऐसे बढ़ता चला जा रहा हूं, तो मेरी जो दूरी होगी ना, वही विस्थापन होगा एक्चुअली में, है ना। लेकिन सही मुद्दे में ये दूरी नहीं होती, ये विस्थापन होती है। ये उस समय हमें बड़ा यूज में आती है जब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं। जैसे मैं चलता गया और फिर मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर ली, या फिर किसी हवाई जहाज से आपका कोई बम का गोला ऐसे छोड़ा गया, हवाई जहाज ऐसे ऊपर की ओर उड़ रहा था, बम का गोला छोड़ा गया, तो वहां भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब भी कभी डायरेक्शन चेंजिंग वाले सवाल आएंगे ना, तो ध्यान रखना यहां पर मेरा दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन जो है ना, सवाल को गलत कर देगी। इसलिए ध्यान रखना, ये विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे S। ठीक है, आगे बात सुनिए। कई बार तुम्हारे एग्जामों में इसका वेक्टर फॉर्म बहुत पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म। तो कोई पूछे कि बताइए सर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो v वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए वेक्टर लगाया, u के ऊपर वेक्टर लगाया, a के ऊपर वेक्टर लगाया। लेकिन ध्यान रखना, टाइम के ऊपर तुम्हें वेक्टर नहीं लगाना। टाइम के ऊपर इसलिए वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि टाइम तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, टाइम तुम्हारा स्केलर होता है। ये है इसका वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म पूछूं कि बताइए इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो s के ऊपर वेक्टर लगाना है क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है, u के ऊपर वेक्टर लगाना है लेकिन टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, प्लस हाफ a के ऊपर वेक्टर लगाना है लेकिन t स्क्वायर के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो ये इसके वेक्टर फॉर्म है। कई बार तुमसे वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है कि बताइए पहली वाली इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, दूसरी वाली का इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो मुझे सही आंसर बताना पड़ेगा। इसी तरह से आपसे पूछूं तीसरी वाली इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म बताओ, तीसरी वाली का, तो टॉर्ड सर v स्क्वायर लिखा है, और v स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, v तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो क्या इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाए, हैं सोचिए पहले, या फिर ऐसे लिखा जाए, सोचिए। तो ना ऐसे लिखा जाएगा ना ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर एक छोटा सा लॉजिक लगाया जाएगा। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि जब भी कभी तुमसे a डॉट a कहा जाता है, तो आपको आगे चलते जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है। तो a डॉट b a b cos थीटा, लेकिन a डॉट a पूछा जाए तो a गुणे a
और cos थीटा की जगह पर cos 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो डायरेक्शन भी सेम होगी, और जब डायरेक्शन सेम होगी मेरे भाई तो थीटा बराबर 0। तो बताइए अगर a डॉट ए पूछा जाए कि बताइए a डॉट ए कितना होगा, तो cos 0 तुम्हारा 1, लेकिन a और a स्क्वायर, तो a डॉट ए स्क्वायर होता है, ये बात पहले समझ लो, ठीक है। तो अगर a डॉट ए स्क्वायर होता है तो भाई साहब a स्क्वायर की जगह पे a डॉट ए भी तो लिखा जा सकता है। उसी तरह से v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो v स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है v डॉट v बराबर u स्क्वायर की जगह पे u डॉट u प्लस 2। अब ये देखिए यहां ये एक्सेलेरेशन भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है ना। तो यहां पर तुम्हें इसके साथ a डॉट s लगाना है, इस बात को ध्यान रखना, a डॉट s लगाना है। तो तीसरी वाली इक्वेशन का जो सही वेक्टर फॉर्म होगा वो ये होगा। यहीं से एक बात पता चलती है कि सर a डॉट s यदि खोले, थोड़ा सोचना इस बात को, a डॉट s अगर खोले तो a s cos थीटा आना चाहिए, जैसे a b बराबर a डॉट b बराबर a b cos थीटा, तो a डॉट s बराबर a s cos थीटा आना चाहिए, लेकिन आता तो केवल a s है। तो थीटा कहां चला जाता है, तो थीटा हो जाता है 0 और cos 0 1, और थीटा 0 का मतलब सीधा सीधा यहां है कि यहां पर जो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है वो एक ही डायरेक्शन का लेना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी जो डायरेक्शन तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की होनी चाहिए, या फिर जो डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की होगी वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर है या एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, जी नीचे की ओर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे या ऊपर ही होगा, नीचे या ऊपर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर नहीं होगा। आगे एक और बात सुनिए, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये बताइए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो a डॉट s cos थीटा खोलोगे तो थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 0, तो यहां पर अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है, मतलब यह है कि जो भी परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन होता है, परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन, वो कभी भी वेलोसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, वो कभी भी वेलोसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। इसका मैं लाइव एग्जांपल पहले आपको बता दूं, आप लोग आगे चल के पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी ड्रॉ कीजिए तो जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वीय त्वरण, वो नीचे की ओर काम करती है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती। अगर याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है u cos थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता। पता क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो u cos थीटा होगा वो g की डायरेक्शन पे देखिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस g का प्रभाव u cos थीटा पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि u cos थीटा उसके परपेंडिकुलर है। तो हमेशा इस बात को पहले याद कर लेना कि परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन, या यूं कहिए कि कोई भी एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, जो भी प्रभाव डालेगा वो पैरेलल वेलोसिटी पर डालेगा या एंटी पैरेलल पर। जैसे कि ऊपर भाई नीचे जी है तो वर्टिकल कंपोनेंट जरूर बदलता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं बदलता प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो जब भी कभी आप ये वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए, वैसे आप लोग के लेवल में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे बताना पड़ेगा यही बात फिर से, इसलिए पहले समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। इन 3 फॉर्मूले के अलावा एक चौथा फॉर्मूला और भी होता है। चौथा फॉर्मूला होता है टीवें सेकेंड में चली गई दूरी। पहले इस बात का मतलब समझिए, जैसे मैं कहता हूं 5 सेकेंड में चली गई दूरी, तो 5 सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब होता है 0 से 5 सेकेंड में चली गई दूरी, यह मतलब होता है। मैंने कहा 5 सेकेंड तक दौड़ो, देखो कितना दूर चलते हो, तो तुम 0 से 1 से 2 से 3 पूरा 5 सेकेंड दौड़ोगे ना, तब देखा जाएगा कितनी दूरी तय की। और मैं आपसे पूछता हूं 5वें सेकेंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब यह हुआ कि 4 सेकेंड जब खत्म हुआ और 5वां सेकेंड शुरू हुआ, तो 4 से 5 सेकेंड के बीच जो चली गई दूरी होगी सर वही 5वें सेकेंड में चली गई दूरी होगी, है ना। तो 5 सेकेंड में चली गई दूरी ऊपर वाला और 5वें सेकेंड में चली गई दूरी नीचे वाला, दोनों में भैया अंतर है, दोनों में अंतर है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे टीवें सेकेंड में चली गई दूरी पूछी जाएगी, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, तो टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का एसटी का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए
2t माइनस 1, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, एस टी का फॉर्मूला होता है एस टी बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये फॉर्मूला एक्चुअली में t में सेकेंड में चली गई दूरी का होता है। u प्रारंभिक वेग होता है, a एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन अगर आपका प्लस में है मतलब एक्सेलेरेशन है तो प्लस में रखिए, और रिटार्डेशन है मंदन है तो माइनस में रखिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसी के जैसे मुझे फॉर्मूले वर्टिकल मोशन में देखने हैं कि ये सब फॉर्मूले मेरे वर्टिकल मोशन में कैसे लगेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वर्टिकल मोशन में बताता हूं वर्टिकल मोशन में ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप ये मत सोचिएगा मैंने इसको हटा दिया, ये हटा नहीं है, ये है, ये है। ठीक, अब मैं आपको फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने जा रहा हूं, लेकिन इक्वेशन ऑफ जो मोशन बनाने जा रहा हूं सर वो वर्टिकल मोशन के लिए बनाने जा रहा हूं। तो देखो भैया, पिछली वाली स्लाइड यही है और ये वाली स्लाइड ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन बताने जा रहा हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लगाया जाएगा। तो भाई अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली वाली इक्वेशन मोशन बनेगी v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, ये पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरी बनेगी h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी वाली इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लगानी है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा लोचा ये होता है, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कब तुम्हें जी टी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब तुम्हें जी टी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस बात को ये याद करते हैं, मैं आपको बताऊं क्या, वो लोग ये कहते हैं कि जब पिंड ऊपर की ओर फेंटा जाए, कहां की ओर फेंटा जाए, ऊपर की ओर फेंटा जाए। तो आप सबको पता है कि जब किसी पिंड को ऐसे ऊपर की ओर फेंटोगे तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी घटती है, तो वेलोसिटी घटती है तो वो लोग कहते हैं कि जी टी वैल्यू को नेगेटिव ले लेना, जी की वैल्यू को नेगेटिव ले लेना। और जब भी कभी किसी पिंड को नीचे की ओर फेंटा जाएगा, नीचे की ओर फेंटा जाएगा, तो टॉर्च जब नीचे की ओर आती है कोई पिंड, वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ती है तो कहते हैं जी की वैल्यू को यहां पर पॉजिटिव ले लेना। तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी घटती है, जी नेगेटिव ले लेना, नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ती है, जी पॉजिटिव ले लेना, ऐसे बताया जाता है और एकदम सही भी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर एक ही सवाल में बॉडी एक बार ऊपर भी जाए और नीचे भी आए, बॉडी एक बार ऊपर भी जाए, बॉडी एक बार नीचे भी आए, अब बताओ यहां पर जी क्या लोगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। पता है कैसे आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि मेरे पास एक गुब्बारा है और ये गुब्बारा जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और इस गुब्बारे से एक पत्थर जो है छोड़ा जाता है, इस गुब्बारे से एक पत्थर ऐसे छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया। तो पहले सोचो ये पत्थर जो ड्रॉप किया जाएगा गुब्बारे से, इसका मोशन कैसे होगा। तो कहोगे जैसे ही ये पत्थर गुब्बारे से छोड़ा जाएगा तो पत्थर को भी सबसे पहले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलेगी ऊपर की ओर, क्योंकि पत्थर पहले गुब्बारे में था ना, तो पत्थर की वेलोसिटी 10 ऊपर रहेगी, तो पत्थर पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जमीन में आएगा, फिर ऐसे जमीन में आएगा। अब बताओ याले सवाल में जी क्या लोड है, एक बार पिंड ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, तो क्या याले सवाल की एनालिसिस तुम अलग अलग करोगे क्या, कि ए से बी की एनालिसिस अलग और बी से सी की एनालिसिस अलग। अगर ऐसे अलग अलग एनालिसिस कराओगे ना तो भाई ऐसे सवाल है बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। तो तुम्हारे सवाल में अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होती वर्टिकल मोशन में, यानी ऊपर ही जाता है या फिर नीचे ही आता है, तो ऊपर जाएगा नेगेटिव रख देना, नीचे आएगा पॉजिटिव रख देना। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि ऊपर भी जाए नीचे भी आए, या नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, तो फिर तुम फंस जाओगे, तो फिर तुम फंस जाओगे। तो जब भी कभी ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ता है और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। तो जितना भी मोशन होगा उस मोशन में जितनी भी डायरेक्शन मेरी ऊपर की ओर होगी, अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही चीज होती है। अगर थोड़ा ध्यान करो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन फेंकते हैं ना
तो पिंड एक बार ऐसे ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी आता है। बोलो याद है ना। तो जब भी कभी डायरेक्शन चेंज इन सवाल हो तो जितनी भी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी वो सारी की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, और जितनी भी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, जो भी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी डायरेक्ट वो सारी की सारी डायरेक्शन हमारी नेगेटिव मानी जाएगी, वो सारी डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी। तो जब भी कभी डायरेक्शन चेंज इन सवाल आए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि पिछला वाला सवाल, तो ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शन मानी जाएगी पॉजिटिव मानी जाएगी, नीचे वाली जितनी भी डायरेक्शन मानी जाएगी नेगेटिव मानी जाएगी। वेलोसिटी ऊपर की ओर है सर पॉजिटिव, वेलोसिटी नीचे की ओर है नेगेटिव। क्लियर है ना। उसी तरह से आप जी की बात कर लेते हैं। पहले बताओ जो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमेशा कहां की ओर काम करता है? नीचे की ओर काम करता है ना। जी हमेशा नीचे की ओर काम करता है। जब जी हमेशा नीचे की ओर काम करता है तो जी की वैल्यू ऐसे सवालों में हमेशा कैसे ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। जी की वैल्यू ऐसे सवालों में जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऊपर जाना नीचे आना, वहां हमेशा जी नेगेटिव लिया जाएगा। और जो भी हम लोग बात करेंगे मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि पूछा जाए ये एच क्या है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। और आपको पता होना चाहिए पिछला वाला सवाल में यहां से चले थे, बॉल ऐसे ऊपर गई थी फिर नीचे आई थी, तो मुझे इन दोनों पॉइंटों तो बस विस्थापन चाहिए, सवाल सोल्व हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो एच लिया जाता है, ये जो एस लिया जाता है, दूरी नहीं होती, ये विस्थापन होता है। डायरेक्शन चेंजिंग वाले सवाल विस्थापन से तुरंत लग जाएंगे, अन्यथा आप गच्चा खा जाओगे भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात पकड़ पा रहा हो ना। एक ही डायरेक्शन में जाना है तो आप ये यूज कर लो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो जी हमेशा नीचे की ओर काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर वाली सारी डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाली सारी डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। तो ये मेरा वर्टिकल मोशन के लिए आपका सवाल हो गया। अच्छा, ये वर्टिकल मोशन के लिए हो गया। अगली स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, अगली स्लाइड में क्या है कि देखो 1D मोशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड भाई सब बच्चे को आता है, सॉल्व भी करेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड से। लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जामों में सवाल ग्राफ बना के दे दिया जाता है, ऐसे ग्राफ बना दिया जाएगा और दो तीन चीजें तुमसे पूछ ली जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। तो ग्राफ बनाकर दो तीन चीजें पूछ ली जाएगी, जिसके लिए आपको ग्राफिकल मेथड भी आना चाहिए, है ना। तो एनालिटिकल तो आपको पढ़ा दिया जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन ग्राफिकल मेथड सुनिए। ग्राफिकल मेथड जब भी कभी हमें लगाना होता है तो ज्यादातर सवाल हमारे इसी वाले डायग्राम से सॉल्व होते हैं। ये वाला डायग्राम है वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम खींचना आना चाहिए। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम खींचना आता है तो वेरी गुड, बहुत सही। जैसे कि केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 को देखिए और सोचिए कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कैसे आना चाहिए। पढ़ो भाई जल्दी से सब लोग और देखिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कैसे आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। यदि कोई पिंड विराम अवस्था का मतलब हो गया कि प्रारंभिक वेलोसिटी सर 0 होगी। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक निश्चित दर से गति बढ़ती है। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक निश्चित दर से गति बढ़ती है। क्या मतलब हुआ सर? तो विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, यानी एक मिनट जरा, ठीक है। तो विराम अवस्था से प्रारंभ होकर मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी तुम्हारी 0 है और एक निश्चित दर से गति बढ़ती है। निश्चित दर से गति बढ़ना मतलब ये हो गया। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये केस नंबर 1 का डायग्राम बन जाएगा कि सर विराम अवस्था से गति प्रारंभ हुई थी और एक निश्चित दर से गति बढ़ रही है। ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ रही, ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ रही। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये फाइनल वेलोसिटी v आती है। कितनी आती है? v। तो इनमें दो चीजें फिर से पूछी जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो सबसे पहले ये स्लोप पूछा जाएगा और दूसरा ये एरिया पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको ये स्लोप निकालना आना चाहिए, ये स्लोप। तो मैंने आपको बताया कि वीटी डायग्राम की जो स्लोप होगी ना, स्लोप, और हमेशा ध्यान रखना स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, tan थीटा निकालना। तो स्लोप शो करेगा यहां पर एक्सेलेरेशन को, मतलब त्वरण को, और एरिया पूछा जाए, बताइए ये एरिया किसको शो करेगा? सर एरिया शो करेगा विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। यही दो बातें मैंने अभी आपको क्लियर की है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम की बात करें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम की जो स्लोप होती है वो त्वरण होती है
और जो एरिया होता है सर वो स्थापन होता है। तो प्रारंभिक वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ रही है, इसलिए मेरा ग्राफ पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक आएगा। ठीक है, पॉइंट ओ से लेकर ए तक, और ये जो v दिखाया है ये एक्चुअली में वेलोसिटी है v। ठीक है, तो पहले टेस्ट का डायग्राम कुछ ये बनेगा vt डायग्राम, vt। चलिए अगला टेस्ट देखिए, अगले टेस्ट में सोचते हैं कि vt डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या बोला जा रहा है, पढ़ लो और पढ़ते पढ़ते सोचो कि इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। ये वाला टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार मैं vt डायग्राम ही बनाऊंगा, क्योंकि vt डायग्राम ही एक ऐसी जानकारी है, डायग्राम है जो मुझे एक्सेलेरेशन भी बता देता है, त्वरण भी बता दे, वो डिस्प्लेसमेंट भी बता देता है, सारी जानकारी vt डायग्राम देता है। ठीक है, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, सवाल कहा जा रहा है कि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग का मतलब जब समय 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी सर, वेलोसिटी u थी। प्रारंभिक वेग 0, समय 0 था, प्रारंभिक वेग u था और उसका वेग लगातार घट रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अगर वेग लगातार घटेगा तो लगातार वेग को घटाते जाओ, एक समय ऐसा भी आएगा जब वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एक निश्चित वेलोसिटी जब लगातार घटती है एक समान रूप से तो उसका vt डायग्राम ये आता है। इसमें भी वही सेम चीजें, अगर सर ये एरिया निकालोगे तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये एरिया निकाला जाएगा तो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर सर आपने ये स्लोप निकाला, ये स्लोप तो स्लोप आपको एक्सेलेरेशन देगा, जिससे आप त्वरण भी कह सकते हो। स्लोप क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा, या फिर आप इसको त्वरण भी कह सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी लगातार घटना और घट के 0 हो जाना। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं, अगला टेस्ट क्या है। अगला टेस्ट देखिए, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 0 हो, मतलब अब पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है और इसका वेग एक निश्चित दर से कुछ समय तक बढ़े। ठीक है सर इस बार सवाल यह है कि प्रारंभिक वेग सर पहले 0 है, प्रारंभिक vt डायग्राम ही बनाएंगे। प्रारंभिक वेग सर पहले 0 है और फिर वेग एक समान रूप से बढ़े, ठीक है, बढ़ा दिया। प्रारंभिक वेग 0 है, इसका वेग एक निश्चित दर से कुछ समय तक बढ़े, उसके बाद कुछ समय तक नियत रहे। अच्छा, कुछ समय तक नियत भी रहेगा, बढ़ चुका, बढ़ने के बाद नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही है नियत वाली लाइन, कांस्टेंट वाली लाइन। तो कुछ समय तक कांस्टेंट रहे, नियत रहे और कुछ समय बाद घट के 0 हो जाए। अब घटा के क्या कर दे, उसको 0 कर दो। अब घटा के 0 कर दीजिए तो कुछ समय पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा के 0 कर दिया। तो ये vt डायग्राम तुम्हारा बनेगा इस वाले टेस्ट। ये वाला टेस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यह वाला टेस्ट आपको पता होना चाहिए, पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर घट के 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टेस्ट है मेरे पास, ये भी टेस्ट देखिए। ये टेस्ट तो क्वेश्चन आ चुका है। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंटा जाए, अब एक बात बताइए, जब किसी पिंड को तुम ऊपर की ओर फेंकोगे, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई पिंड है और इस पिंड को तुमने निश्चित वेलोसिटी से u से ऊपर की ओर फेंटा, तो बताइए अगर ये पिंड ऊपर की ओर फेंटा जाएगा तो पिंड पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जमीन तक आएगा। ये मान लीजिए धरातल है, जमीन है, तो पिंड पहले ऊपर की ओर जाएगा और फिर पिंड हमारा कहां की ओर आएगा सर, वो पिंड हमारा नीचे की ओर आएगा और उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की ओर आएगा जितनी वेलोसिटी से तुमने पिंड को ऊपर की ओर फेंटा था। ये ठीक है ना, ऊपर जाना, नीचे आना। और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी सर, यहां वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इसका मुझे बताना है, इसका मुझे शो ऑफ करना है कि सर इसका बताइए, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कैसा बनना चाहिए। रुको 1 सेकेंड, इसका बताइए वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कैसे बनना चाहिए। एक बात पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी तुम वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बनाना तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कभी भी ऐसे वर्टिकल लाइन नहीं आता, कभी भी नहीं। क्योंकि वर्टिकल लाइन आने का मतलब है कि टाइम तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। भाई टाइम देखो कहां है, एक्स एक्सिस में ना। वर्टिकल लाइन आने का मतलब टाइम कांस्टेंट, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता और टाइम कभी घटता भी नहीं। इसलिए एरो कभी ऐसे नहीं लगेगा, एरो कभी ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम कभी घटता नहीं है।
टाइम हमेशा बढ़ता है, इसलिए एरो हमेशा इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये पहले एक बेसिक बात थी जो मुझे बतानी थी। अब बहुत ध्यान से सुनना क्या है यहां पर। तो पहले देखिए, पहले जब यहां की बात करते हैं, यानी जब समय तुम्हारा जीरो था, तो समय जीरो था तो बॉडी की वेलोसिटी यू थी और ऊपर की ओर थी, और मैंने बताया ऊपर की ओर वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाती है। तो जब समय तुम्हारा जीरो था तो वेलोसिटी थी तुम्हारी यू। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी यू का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वही वाला समय है, ये एक्चुअली में वही वाला समय है। लेकिन यहां तक बनाने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता अब क्या करें। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे वो पिंड ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की ओर आएगा वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। तो वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, तो इसको हम लोग कैसा बनाएं आगे, इसको हम लोग कैसा बनाएं? क्या ऐसा बना दे, ये पहला वाला डायग्राम, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाना है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ऐसा बना दे, या फिर ये ऐसा बना दे, ये दूसरा वाला डायग्राम, या फिर इसी लाइन को, इसी रेड लाइन को हम लोग आगे की ओर बढ़ा दे, ये तीसरा वाला डायग्राम। अब सोच देखिए इन तीनों डायग्रामों में से कौन सा, यही तीन आपके माइंड में कंफ्यूजन होती है। तो सर सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम तो टोटली गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि सर यहां आपने टाइम को घटा दिया ये वाले पॉइंट से, गलत है। आगे देखिएगा, ये वाला डायग्राम भी टोटली गलत है। सर इसमें टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो यहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी बढ़ी है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ी है। अब एक बात बताओ जरा, जब यहां से नीचे आएगा तो जो वेलोसिटी यू है ना वो लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन कहां की ओर बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी ना। और नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, निगेटिव, तो निगेटिव की ओर बढ़नी चाहिए ना, इसलिए जो तीसरा वाला टर्म होगा ये सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा कि बताइए आगे के लिए कौन सा टर्म सही होगा, तो आगे के लिए मेरा ये वाला टर्म सही होगा। हाँ ये बात एकदम श्योर है, ये बात एकदम श्योर है यहां पर कि जितनी लंबाई यू टी यहां पर थी उतनी ही लंबाई यहां पर भी आपको माइनस यू टी मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कहां पर हमारा वेलोसिटी घटेगी, कहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए।